राजनीति और अपराध, ये दो शब्द एक साथ सुनने में ही कितने अजीब लगते हैं, है ना? बिल्कुल, इन्हें तो एक दूसरे से मीलों दूर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये दशकों से मतलब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो। हाँ। और क्या हो अगर इस कहानी की जड़ें हमारी आजादी के कुछ ही साल बाद बो दी गई थीं। आज हम भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की इसी गहरी और थोड़ी उलझी हुई कहानी की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी समस्या के इतिहास, इसकी वजहों और इससे निकलने के रास्तों पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, आज ये कितना बड़ा रूप ले चुका है और क्या वाकई इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आजादी के ठीक बाद के दौर से। स्रोत इसे कहते हैं उच्च सिद्धांतों का युग। उस वक्त एक अलग ही माहौल था, एक कह सकते हैं राष्ट्रीय उत्साह था। सही बात है। देश नया नया आजाद हुआ था और जिन नेताओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी उन्हें लोग मतलब किसी हीरो से कम नहीं समझते थे। उन्हें स्टेट्समैन का दर्जा मिला हुआ था। हाँ, और ऐसा माना जाता था कि राजनीति सिर्फ मूल्यों और सिद्धांतों पर ही चलेगी। हाँ, ऊपर से देखने पर तो तस्वीर बिल्कुल यही थी और काफी हद तक ये सच भी था। लेकिन हमारे स्रोत एक और परत खोलते हैं। अच्छा। इसी सुनहरे दौर में जब सिद्धांतों की बातें हो रही थीं, पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था। मतलब भ्रष्टाचार के छोटे छोटे बीज बोए जा रहे थे। जैसे 1948 का जीप घोटाला, जिसमें वी.के. कृष्ण मेनन का नाम आया। ओह, वो तो बहुत पुराना मामला है। हाँ, फिर 1957 में मुंद्रा LIC सौदा हुआ। वो इतना बड़ा हो गया कि देश के वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। उस जमाने में एक मंत्री का इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात होती होगी। फिर KD मालवीय से जुड़ा उड़ीसा खनन मामला भी था। तो कह सकते हैं कि इमारत के बाहरी दीवारें तो बहुत मजबूत दिख रही थीं, लेकिन नींव में दीमक लगनी शुरू हो चुकी थी। मतलब ये सोचना कि पहले सब कुछ साफ सुथरा था और फिर अचानक सब खराब हो गया, ये शायद सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। दरारें तो शुरुआत से ही थी। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। स्रोत बताते हैं कि इसके बाद राजनीति के मूल्य बहुत तेजी से गिरने लगे। एक जगह नेपोलियन बोनापार्ट का एक कथन है जो शायद इस बदलाव को सबसे अच्छे से समझाता है। राजनीति कोई सिद्धांत नहीं जानती। बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ। क्या यहीं से सत्ता के लिए कुछ भी चलेगा वाला रवैया शुरू हो गया? काफी हद तक। देखिए, नेहरू एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जिनका प्रभाव पूरे राजनीतिक तंत्र पर था। सही बात है। उनके जाने के बाद एक खालीपन आया और सत्ता का संघर्ष तेज हो गया। विद्वान रजनी कोठारी ने इसे असंतुलित राजनीति का उदय कहा था। अच्छा, अब सत्ता हासिल करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए हर तरह के साधन इस्तेमाल होने लगे। जैसे कि पैसा और बाहुबल। हाँ, पैसा और बाहुबल सबसे प्रमुख थे। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। असली भूचाल तो कुछ साल बाद आया। नेहरू के बाद माहौल तो बदल ही रहा था, लेकिन सोर्स के हिसाब से असली भूचाल 1967 में आया। ये साल इतना जरूरी क्यों माना जाता है? स्रोत इसे एक वाटरशेड मोमेंट यानी एक ऐसा निर्णायक क्षण कहता है जहां से कहानी ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया। बिल्कुल। 1967 में देश में पहला लोकतांत्रिक उभार देखने को मिला। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये था कि दशकों से सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी की पकड़ पहली बार ढीली पड़ी। अच्छा। वो 14 में से 8 राज्यों में चुनाव हार गई। 8 राज्यों में? हाँ, आजादी के बाद ये पहली बार था जब कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। ये उनके लिए एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक झटका था। और मुझे लगता है कि यहीं से मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। बिल्कुल। जब कोई पार्टी या नेता हमेशा जीता आ रहा हो और फिर अचानक उसे हार का डर सताने लगे तो उसकी सोच बदल जाती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का भी खेल था। हार का डर इतना बड़ा था कि उसने दशकों के नैतिक कंपास को तोड़ दिया। राजनेताओं में एक गहरी असुरक्षा बैठ गई। उन्हें लगा कि शायद पारंपरिक तरीके मतलब सिद्धांतों और वादों के दम पर चुनाव जीतना अब मुमकिन नहीं है। और जब जीतने की बेचैनी इस सिद्धांतों पर हावी हो जाती है तो आप शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। तो ये वो पल था जहां अस्तित्व बचाने की जरूरत ने सिद्धांतों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। हाँ, और यहीं से वो खतरनाक गठजोड़ शुरू हुआ जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। राजनेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कैसे?
उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो बूथ कैप्चर कर सकें, वोटरों को डरा धमका सकें। और ये सब काम करने के लिए अपराधी सबसे मुफीद थे। बिल्कुल। तो राजनेताओं ने अपराधियों को राजनीति में एक तरह से आप कह सकती हैं न्योता दिया। तो क्या ये एक तरह का तुम मुझे चुनाव जिताओ मैं तुम्हें पुलिस से बचाऊंगा वाला सौदा था? शुरुआत में रिश्ता बिल्कुल यही था, एक लेन देन का रिश्ता। अच्छा। अपराधी बाहर रहकर राजनेताओं के लिए काम करते थे और बदले में राजनेता सत्ता में रहकर उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाते थे, उन्हें सरकारी ठेके दिलवाते थे। ये एक परफेक्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अपराधियों को जल्द ही यह एहसास हो गया कि उनका ये संरक्षण स्थायी नहीं है। मतलब अगर उनका संरक्षक नेता चुनाव हार गया तो उनका सुरक्षा कवच भी खत्म। बिल्कुल। और फिर नया नेता या नई पार्टी उन्हें परेशान कर सकती थी। सही बात है। तो उन्होंने सोचा कि हम कब तक इन राजनेताओं के भरोसे रहेंगे, क्यों ना हम खुद ही सत्ता का हिस्सा बन जाए। अगर हम खुद विधायक या सांसद बन गए तो हमें किसी के संरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है, स्थायी सुरक्षा भी मिलेगी और समाज में इज्जत भी। अच्छा। और इसी सोच ने अपराधियों के राजनीतिकरण को जन्म दिया। जो अपराधी कल तक किंग मेकर थे, अब वे खुद किंग बनना चाहते थे। और जब अपराधी खुद किंग बनने लगे तो जाहिर है कि घोटालों और भ्रष्टाचार का पैमाना भी बहुत बड़ा हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। जैसे 1980 के दशक के अंत में बोफोर्स घोटाला सामने आया। बोफोर्स। ये भारतीय सेना के लिए तोपों की खरीद से जुड़ा था, जिसमें उस समय के हिसाब से लगभग 400 मिलियन रुपए की दलाली के आरोप लगे। बाप रे। इस एक घोटाले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया और ये 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार की हार का एक बड़ा कारण बना। फिर 90 के दशक में पीवी नरसिम्हा राव के दौर में हवाला कांड सामने आया। हाँ, ये तो और भी बड़ा था, लगभग 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिश्वत कांड। और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें लगभग हर बड़ी पार्टी के नेताओं के नाम शामिल थे। सही कहा। और हवाला कांड हमारी कानूनी व्यवस्था के एक दिलचस्प बारीकी को भी सामने लाता है। वो क्या? इस मामले का मुख्य सबूत जैन बंधुओं की डायरियां थीं, जिनमें किस नेता को कब और कितना पैसा दिया गया इसका हिसाब किताब था। तो सबूत तो था, लेकिन अदालत ने कहा कि सिर्फ एक आरोपी की डायरी को दूसरे के खिलाफ मजबूत सबूत नहीं माना जा सकता, जब तक कि कोई और कोरॉबरेटिव एविडेंस, मतलब कोई और पुख्ता सबूत साथ में ना हो। और यहीं पर पूरा केस कमजोर पड़ गया और लगभग सभी बड़े नेता बरी हो गए। ये दिखाता है कि कैसे कानूनी दांव पेंच अपराधियों को बचा लेते हैं। बिल्कुल। और फिर 2001 में तहलका को ऑपरेशन वेस्ट एंड आया। मुझे लगता है इसने भ्रष्टाचार को एक अकादमिक चर्चा से निकालकर आम लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। आपने सही कहा, इसका असर बहुत गहरा था। तहलका के पत्रकारों ने एक नकली रक्षा कंपनी बनाकर ये दिखाया कि कैसे रक्षा सौदों में रिश्वत चलती है। लेकिन इसकी सबसे यादगार तस्वीर थी बंगारू लक्ष्मण की। हाँ, तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण की, जिन्हें कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये पहली बार था जब भ्रष्टाचार का कोई ऑडियो विजुअल सबूत सामने आया था। सही बात है। एक चीज होती है अखबार में पढ़ना और एक बिल्कुल अलग बात होती है अपनी आंखों से किसी बड़े नेता को पैसे लेते हुए देखना। उस एक वीडियो ने जनता में जबरदस्त गुस्सा पैदा किया। ये किस्से तो वाकई चौंकाने वाले हैं। लेकिन क्या ये कुछ अलग थलग मामले थे या ये एक बड़ी बीमारी का लक्षण था? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े इन किस्सों को एक भयानक सच्चाई में बदल देते हैं। अच्छा। स्रोत 2009 की 15वीं लोकसभा का डेटा देते हैं। उस लोकसभा में 543 में से 150 सांसद। 150? हाँ, 150 सांसद, यानी लगभग 28% ऐसे थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। 28%? और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनमें से 72 सांसद, यानी करीब 13.5% ऐसे थे जिन पर हत्या की कोशिश, अपहरण और जबरन वसूली जैसे गंभीर आपराधिक आरोप थे। एक मिनट, 28% सांसदों पर आपराधिक आरोप, ये आंकड़ा सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। इसका मतलब है कि हमारी संसद में हर चौथा व्यक्ति एक तरह से कटघरे में खड़ा है। और ये बढ़ रहा था या कम हो रहा था? सबसे चिंता की बात है, ये बढ़ रहा था। 2004 की लोकसभा की तुलना में 2009 में गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या में लगभग 31% की बढ़ोतरी हुई थी। 31% की बढ़ोतरी? हाँ,
तो ये साफ था कि ये समस्या समय के साथ और गहरी होती जा रही थी। ये कोई एक दो नेताओं की बात नहीं थी, ये एक सिस्टम बन चुका था। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल खड़ा करता है, आखिर राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती ही क्यों हैं जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं? क्या उन्हें अपनी छवि की कोई परवाह नहीं है? इसका जवाब एक शब्द में है, और वो शब्द है विनेबिलिटी। विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता। हाँ, स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि पार्टियों के लिए उम्मीदवार की ईमानदारी या उसके चरित्र से ज्यादा जरूरी ये है कि क्या वो चुनाव जीत सकता है। अच्छा। जिन उम्मीदवारों के पास पैसा और बाहुबल होता है, पार्टियां मानती हैं कि उनके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है, और जब लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जीतना हो तो बाकी सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। ये तो हुई पार्टियों की बात, लेकिन हम वोटरों का क्या? आखिर हम ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं? यहीं पर स्रोत रॉबिनहुड घटना का जिक्र करते हैं, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, और इस अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है, खासकर ग्रामीण भारत के संदर्भ में। कैसे? सोचिए, एक ऐसा गांव है जहां सरकार सिर्फ नाम के लिए मौजूद है। न पीने का साफ पानी है, न बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, न सड़कें। हाँ, एक आम भारतीय गांव। हाँ, अब उस इलाके का एक बाहुबली आता है। वो अपने पैसे और दबदबे से किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देता है, किसी के घर पानी का टैंकर भिजवा देता है, किसी बीमार को अस्पताल पहुंचा देता है। ये तो बहुत ही अजीब दुविधा है। मतलब एक वोटर के नजरिए से देखें तो एक तरफ ऐसी सरकार है जो सिर्फ कागजों पर है और चुनाव के समय दिखती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा बाहुबली है जो असल में उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों में मदद कर रहा है, भले ही वो गलत तरीकों से हो। बिल्कुल। उस अशिक्षित या गरीब वोटर के लिए जो सिस्टम की बड़ी तस्वीर और इसके दूरगामी खतरों को नहीं समझता, उसके लिए तो वो मसीहा है। वो बाहुबली एक मसीहा है, एक रॉबिन हुड है। वो ये नहीं सोचता कि ये व्यक्ति अपराधी है, वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति मुश्किल में मेरे काम आया। और जब वोट देने का दिन आता है तो वो उसी को वोट देता है जिसने उसकी व्यक्तिगत मदद की है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अगर समस्या इतनी गहरी और जटिल है तो क्या इसका कोई समाधान भी है? क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं? जैसे सोर्स में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन PIF का जिक्र है। हाँ, और पहली नज़र में उनका सुझाव बिल्कुल सही लगता है। क्या था वो? PIF ने कहा कि केवल उन उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जिन्हें अदालत ने दोषी ठहरा दिया है, अच्छा। न कि उन पर जिन पर सिर्फ आरोप लगे हैं और मामला चल रहा है। क्योंकि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है वो निर्दोष माना जाता है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। ये सुनने में तो बिल्कुल तर्कसंगत लगता है, लेकिन जब आप हमारे सिस्टम की असलियत देखते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत नजर आती है। क्या? भारत में न्याय मिलने में कितना समय लगता है? सालों, अक्सर दशकों। सही बात है। हमारी न्याय प्रणाली बहुत धीमी है। अपराधी और अमीर लोग इसी का फायदा उठाते हैं। वे वकीलों की फौज खड़ी करके अपने मुकदमों को सालों तक खींचते रहते हैं। तारीख पर तारीख। हाँ, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। जब तक किसी मामले में निचली अदालत से फैसला आता है, तब तक तो वे 2-3 बार चुनाव लड़कर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके होते हैं। तो ये समाधान अच्छा होते हुए भी व्यावहारिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो ये सफर आजादी के ऊंचे आदर्शों से शुरू होकर 1967 के बाद सत्ता की असुरक्षा से होते हुए आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां अपराध और राजनीति एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। और जो समाधान सोचे गए उनमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो क्या कोई रास्ता है ही नहीं? एक रास्ता है जिसे स्रोत सबसे व्यवहारिक और प्रभावी मानते हैं। अच्छा। ये सुझाव भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने दिया था। ओके। उनका प्रस्ताव बहुत सीधा और सरल है। उन्होंने कहा कि जो भी सेवारत विधायक या सांसद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएं। फास्ट ट्रैक अदालतें तो पहले भी बनी है, इसमें नया क्या है? नया है समय सीमा। जालान का सुझाव है कि इन मामलों की सुनवाई रोजाना हो, डे टू डे बेसिस पर। रोजाना? हाँ, कोई लंबी तारीखें नहीं, और फैसला 3 महीने के अंदर सुनाया जाए। सिर्फ 3 महीने में? हाँ, इसके पीछे का तर्क बहुत मजबूत है। अभी अपराधियों को पता है कि वे सिस्टम की सुस्ती का फायदा उठाकर सालों तक बच सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें ये पता हो कि उनके मामले का फैसला सिर्फ 3 महीने में आ जाएगा और अगर वे दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलना लगभग तय है,
तो वो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। सजा का डर, और वो भी जल्दी मिलने वाली सजा का डर, इस प्रवृत्ति को रोकने का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। तो इन सभी स्रोतों ने एक साफ समाधान की तरफ इशारा किया है। हमारी न्याय प्रणाली की रफ्तार को ठीक करें, खासकर जब बात हमारे कानून बनाने वालों की हो। हाँ। लेकिन ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर समाधान इतना सीधा है, तो कौन सी राजनीतिक ताकतें या कौन सी व्यवस्थागत कमजोरियां हैं जो इसे पूरी तरह से लागू होने से रोक रही हैं? ये सोचने वाली बात है। इस समस्या का इतने सालों तक बने रहना उन सत्ता संरचनाओं के बारे में क्या बताता है जिन्हें शायद इसी टूटी हुई व्यवस्था से सबसे ज्यादा फायदा होता है?